अच्छा जी, अहमद स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस मैम, हो रही है। ऑलराइट, ठीक है जी। अच्छा, एक मिनट, पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं और उसके बाद हम काम करते हैं। ओके जी। अच्छा, हमने देख लिया कि एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसका साथ साथ जैसे जैसे हम उनको चीज़ों को यूज़ करेंगे ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अब क्लास जो है, क्लास के अंदर हमने देखा क्लास खुद क्या होती है, क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं या उन्हें आप डाटा मेंबर्स भी कह सकते हो। फिर उसमें अगर आपने फंक्शंस वगैरह देने हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। अब क्लासेस के अंदर कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, डिस्ट्रक्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर मल्टीपल टाइप्स के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं जिनको हमने देखना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर वैसे क्या होता है और ये हमारी कहाँ पे हेल्प करता है, किस लिए यूज़ किया जाता है? हम पढ़ाया तो था आपने एक दफा, हाँ, भूल गया है। भूल गया। अच्छा, कंस्ट्रक्टर होता है, इसको मेंबर फंक्शन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये एक मेंबर फंक्शन की तरह ही होता है। ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हम्म। आपके ऑब्जेक्ट्स को इन्वोक करने के लिए इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसी आपकी क्लास होती है, यानी कि आपने क्लास बनाई ना, तो कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन होता है, लेकिन वो जो आपकी क्लास का नाम होगा वही आपके कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, ठीक है। लेकिन हम्म। कंस्ट्रक्टर बनाया इसलिए जाता है ताकि ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट, जैसे ही कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपका एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जो कि बताता है कि अब मेरा ऑब्जेक्ट इन्वोक हो चुका है और अब ये चीज़ों को क्या करेगा, एक्सेस कर लेगा, ठीक हो गया। तो अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाया ना, लाइक बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट बन जाता है तो वो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर लेता है, ठीक है। लेकिन सम टाइम फिर ऑब्वियसली हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू कुछ चीज़ें पास करवानी होती हैं, लाइक एक पेज से दूसरे पेज पे अगर कोई डाटा भेजना है तो हम क्या करते हैं, एक क्लास से दूसरी क्लास में कोई डाटा भेजना है या कोई भी काम करना है तो हम कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू क्या करते हैं, उनको ओवरलोड कर देते हैं, उनमें कुछ वैल्यूज़ भेज देते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर होता है कि डाटा को पास करने का, और फिर आप क्या करते हो, क्लासेस के अंदर कंस्ट्रक्टर बना लेते हो, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कोई भी डमी क्लास बना लेती हूँ, ठीक है। क्लास मैंने बना ली। अब इसके अंदर कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका ये है, जब भी आप कोई भी काम करो ना, पहले आप अपना अगर आप प्राइवेट रखना चाहते हो प्राइवेट मेंबर यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर लो, पब्लिक प्रोटेक्टेड जो भी रखना चाहते हो, ठीक है। मैंने बता दिया भाई मैं पब्लिक जो है यूज़ कर रही हूँ। अब कंस्ट्रक्टर कैसे बनाऊंगी, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर होता है आपकी क्लास का, क्लास से बनता है, ठीक है। क्लास होगी उसी का कंस्ट्रक्टर बनेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं, जो आपकी क्लास का नाम होगा वही आपके कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर के साथ पब्लिक वगैरह डायरेक्टली मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर पब्लिक किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो कंस्ट्रक्टर क्या होगा, पब्लिक ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने अपनी क्लास का नाम लिखा, कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन है ना, तो मेंबर फंक्शन की पहचान क्या होती है, उसके साथ आती है राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। तो अब मैंने अपने कंस्ट्रक्टर के साथ लगा दी राउंड ब्रैकेट्स, और फंक्शन की पहचान ऑब्वियसली अगर आप उसको डिफाइन कर रहे हैं तो उसके साथ क्या लगाएंगे, करली ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये सिंटैक्स है आपके कंस्ट्रक्टर को बनाने का। लेकिन अगर आप एम्प्टी कंस्ट्रक्टर ना भी बनाओ ना, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब यहाँ मेन में आके मैं उस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करूँगी तो ऑटोमेटिकली उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब अगर बनाना है आपने, ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो हम इस तरह से, ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और साथ साथ हम इसकी टाइप्स को भी देखेंगे, लेकिन पहले हम देख रहे हैं कि एम्प्टी कंस्ट्रक्टर होता क्या है, ठीक हो गया। तो ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर हम्म। बनाने का तरीका है। अब इसके अंदर आप कुछ भी कॉल करें, लाइक फॉर एग्जांपल मैं कोई सी आउट ही करा देती हूँ, मैं कहती हूँ भाई ये कंस्ट्रक्टर है, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे सी आउट करा दिया कंस्ट्रक्टर ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैंने इधर एक मैसेज शो करा दिया, ठीक है। मैं क्या करूँगी, मैं नीचे आके ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो किसको इन्वोक करता है, आपके कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करता है। मैंने लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब मैंने और कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेरे पास ना कोई मेंबर है ना कोई फंक्शन है, ये मेरे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, जिसे आप कहते हैं कंस्ट्रक्टर भी मेंबर फंक्शन की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम्म। सिर्फ मैंने आके मेन में ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और मैं इसको करती हूँ जी एग्जीक्यूट, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं तो ये
ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो आपके कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगा ना, तो इन्वोक का मतलब है जो कंस्ट्रक्टर के अंदर चीज़ें होंगी ऑटोमेटिकली ये उनको शो करेगा, ठीक है। इट्स ओके, मैं बाद में इनसे ले लूँगी आपकी क्लास। ओके, अब आप देखें कंस्ट्रक्टर में मैंने जो भी काम किया था, आउटपुट शो हो रही है आपको? यस मैम हो रही है। जी, तो अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी हमने काम किया था, ठीक है, वो मेरे पास कंस्ट्रक्टर के अंदर शो हो रहा है। हालांकि मैंने कोई मेथड वगैरह कॉल नहीं किया, क्योंकि मेथड तो नहीं है ना, ये ऑटोमेटिकली जब मैं ऑब्जेक्ट कॉल करूँगी तो आपका एम्प्टी कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इन्वोक हो जाता है। क्लियर? यस मैम। जी, ये मेरा एम्प्टी कंस्ट्रक्टर का काम है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर जो है ऑब्जेक्ट के साथ ही आपका डायरेक्टली इन्वोक हो जाता है। अब आते हैं पहले डिस्ट्रक्टर पे, ठीक है, और उसके बाद मल्टीपल चीज़ों को देखते हैं। अब एक है कंस्ट्रक्टर और एक है डिस्ट्रक्टर। अब नाम देखें, कंस्ट्रक्टर का मतलब है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, और डिस्ट्रक्टर उसका ऑपोजिट होगा कि जब ऑब्जेक्ट को वो यस मैम। डिस्ट्रॉय कर देगा। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, चाहे वो ऑब्जेक्ट है चाहे वो वेरिएबल है, तो वो मेमोरी में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि आप उस मेमोरी की स्पेस को भी अब ख़त्म कर दें, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम तो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, डिस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रक्टर मैं कैसे यूज़ करूँगी, डिस्ट्रक्टर सेम कंस्ट्रक्टर की तरह होता है, सिर्फ साथ आप साइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसी को कॉपी करती हूँ, नीचे आके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सिर्फ यहाँ पे नेगेशन का साइन लग जाता है, जो कि ये बताता है कि ये डिस्ट्रक्टर है। अब ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज यहाँ पे सिर्फ मैं कॉल कर लेती हूँ डिस्ट्रक्टर, ठीक है। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रोग्राम एंड हुआ तभी कॉल हुआ, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे ये मैंने डिस्ट्रक्टर बना लिया ना, डिस्ट्रक्टर बनाने का वही तरीका है जैसे कंस्ट्रक्टर है, सिर्फ आप डिस्ट्रक्टर के साथ ना ये नेगेशन का साइन लगा देंगे, ठीक है। ये डिस्ट्रक्टर होता है, इसका पर्पस होता है ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना, ताकि स्पेस जो है वो आपकी जो इसने स्पेस यूज़ की हुई है ना उसको ये रिलीज कर दे, ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे आके एक मेंबर फंक्शन बनाया जी। हाँ जी। डिस्ट्रक्टर यूज करने के लिए आपके पास कंस्ट्रक्टर बनाना लाजमी है पहले से, है हाँ, ना? क्योंकि ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर आप एम्प्टी नहीं बना रहे ना, ये नहीं बना रहे, तो इट्स ओके, क्योंकि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनेगा ना, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है। एम्प्टी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आप एम्प्टी कंस्ट्रक्टर जो है वो बनाएंगे तभी डिस्ट्रक्टर बन सकेगा, नो। अगर आप एम्प्टी कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाते ना तब भी ये काम करेगा, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं ये ख़त्म कर देती हूँ, क्यों, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है ना तो ये ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेती हूँ, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली काम करता है, इसके लिए किसी ये नहीं है कि भाई कंस्ट्रक्टर पहले ऊपर इनिशियलाइज करूँगी फिर ही नीचे डिस्ट्रक्टर बनेगा। ये देखें, आप डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया ना, हालांकि मैंने कंस्ट्रक्टर जो है वो रिमूव कर दिया है। आउटपुट शो हो रही है? यस मैम हो रही है। देखें, मैंने कंस्ट्रक्टर रिमूव कर दिया इधर से, लेकिन डिस्ट्रक्टर तो मैंने कॉल किया हुआ है। वो होता ये है कि मैंने आपको बताया कि अगर मैंने एम्प्टी कंस्ट्रक्टर मेरा वो मैं बना भी सकती हूँ, ना भी बनाऊँ, तो ऑटोमेटिकली जब ऑब्जेक्ट बनेगा ना वो खाली कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता होता है, ठीक है। तो फिर खाली कंस्ट्रक्टर बनाएं या ना बनाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, तब आपको बनाना पड़ता है जब आपके पैरामीटर्स हैं कुछ कंस्ट्रक्टर में, यानी वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, फिर लाजमी बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स भेजने पड़ते हैं। लेकिन जो खाली कंस्ट्रक्टर है ना वो ऑटोमेटिकली तब बन जाता है जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा, अब लेट सपोज मैंने इसको कहा कि भाई ये बना रहे यहाँ पे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बन गया, डिस्ट्रक्टर बन गया। अब यहाँ पे मेन बताने का मकसद ये है कि डिस्ट्रक्टर जब प्रोग्राम ख़त्म होगा ना तब कॉल होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कैसे, मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर लेती हूँ, मेंबर फंक्शन बना लेती हूँ, कुछ भी आप बना लें। लेट सपोज मैंने शो का ही बना लिया, इसके अंदर मैं कुछ सी आउट कराती हूँ, और सी आउट कराने का मेन मकसद ये है कि मैं सीक्वेंस देख लूँ कि भाई ये मेरा डिस्ट्रक्टर किस टाइम पे कॉल हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये मेथड कॉल किया, अब इस मेथड को यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने ये ऑब्जेक्ट के साथ इस मेथड को एक्सेस किया। अब एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं। अच्छा, एक मिनट, मैं एंडल लगा लूँ ना तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक लाइन में आ रहा है।
अच्छा, अब आप देखें सीक्वेंस चेक करें। पहले कौन कॉल हुआ? कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ऑब्जेक्ट बना तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। फिर आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर कुछ है तो शो हो जाएगा, अगर खाली आपने कंस्ट्रक्टर बनाया उसके अंदर ऑब्वियसली ऊपर नहीं बनाया हुआ तो सिर्फ कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक है। अब पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर उसके बाद आपका फंक्शन कॉल हुआ। देखें जो फंक्शन बना हुआ था ना उसकी आउटपुट मुझे शो कर रहा है, और लास्ट पे आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, क्योंकि डिस्ट्रक्टर का काम ही सबसे एंड पे है ना। जब सारा काम हो जाएगा तभी हमने मेमोरी को खत्म, तभी हमने जो मेमोरी में से स्पेस यूज़ की हुई है उसको रिलीज़ करेंगे ना, पहले तो नहीं कर सकते रिलीज़। तो यानी डिस्ट्रक्टर आपका तब कॉल होता है जब आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जब आपका सारा काम ख़त्म हो जाता है ना तो एट द एंड आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, जो कि जो ऑब्जेक्ट बना होता है उसमें जो स्पेस ऑक्यूपाई की होती है वो उसको क्या कर देता है? रिलीज़ कर देता है। क्लियर हुई ये चीज़? यस मैम। जी, तो डिस्ट्रक्टर हमेशा बेशक पहले लगाएंगे आप, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रक्टर का काम ही ये है कि एट द एंड वो आपका एग्जीक्यूशन करेगा। ठीक हो गया। तो ये यस बेसिकली क्या मैम। है? कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर मल्टीपल टर्म्स आती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एक टर्म आपके पास यूज़ होती है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। ओवरलोडिंग का आपको अच्छे तरीके से आइडिया है कि भाई ओवरलोडिंग होती क्या। अब ऑब्वियसली ओवरलोडिंग तो सेम ही रहेगी ना, फिर वो मेथड ओवरलोडिंग है तो मेथड के साथ होगी, अगर वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है तो वो कंस्ट्रक्टर के साथ होगी। ओवरलोडिंग से मुराद, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग से मुराद क्या है कि एक कंस्ट्रक्टर को मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ यूज़ करना, बार बार यूज़ करना, बट विद डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। अब लेट्स सपोज मेरे पास है एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब एम्प्टी के साथ मैं एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ जो कि वैल्यू लेगा, जो कि पैरामीटर लेगा, ठीक है। तो आपके पास मैं एक कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ, लेट सपोज मैंने बनाया जी, क्योंकि मेरी क्लास है स्टूडेंट की, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया। अभी ये कंस्ट्रक्टर क्या है? एम्प्टी है। अब मुझे क्या करना है? इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई पैरामीटर पास करना है, ठीक है। तो पैरामीटर पास करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको पहले बेशक ऊपर एक वेरिएबल बना लें, ठीक है, और डायरेक्टली फिर या डायरेक्टली हम बीच में वैसे वैल्यू भी पास कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज मैं ऊपर एक वेरिएबल नहीं बना रही, मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर रही हूँ, ठीक है। मैंने कहा भी इसमें कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मैंने ये पैरामीटर पास किया, जैसे आप फंक्शन में पैरामीटर पास करते हो वही तरीका है, 1 करना है, 2 करने हैं, 3 करने हैं, इट्स अप टू यू। फिलहाल लेट सपोज मैंने 1 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कहती हूँ, इसके अंदर मैं सी आउट करा सकती हूँ, मेरी अपनी मर्जी है, मैं जो भी काम करना चाहूँ कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं कहती हूँ जी लेट सपोज यही कर लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज मैंने कहा जी ये मेरा है कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर जो वैल्यू होगी ना वो मैं शो कराना चाहती हूँ, बट सवाल ये है कि ये वैल्यू आएगी कहाँ से, ठीक है। या तो इस वैल्यू को हम कहीं बाहर से ही ऑब्वियसली पिक करें ना, क्योंकि पैरामीटर क्या करता है? कहीं से वैल्यू को पिक कर रहा होता है, ऐसा ही है। मैंने जब ये कंस्ट्रक्टर बना लिया तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इस कंस्ट्रक्टर को कहीं ना कहीं से कोई वैल्यू असाइन करूँगी, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं से क्या, लेट सपोज मैं मेन में जाती हूँ, ठीक है, और मेन में जाके एक तो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, वो जो एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो क्या करेगा? वो तो आपके एम्प्टी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा ना, क्योंकि आपका जब ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बनता है तो वो आपके एम्प्टी कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। अब मैंने अगर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो आप क्या करेंगे? आपने दोबारा से अपनी सेम क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है। जब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगी ना तो मैं S1 ही सिर्फ लिख के यहाँ टर्मिनेटर लगा दूंगी ना, तो वो फिर भी आपके पहले वाले एम्प्टी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, क्योंकि उसे पता है कि जब कोई वैल्यू पास नहीं हो रही तो इसका मतलब है एम्प्टी वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो मुझे कोई वैल्यू पास करनी पड़ेगी, तो वैल्यू पास करने के लिए जैसे आप मेथड के अंदर वैल्यू पास करते हो डायरेक्टली आर्गूमेंट पास कर देते हो, ठीक है। अब लेट सपोज क्योंकि मेरा ये जो सेकंड आपका कंस्ट्रक्टर है ना वो कोई वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, तो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से कोई भी वैल्यू पास कर सकती हूँ। अब जब मैंने डायरेक्टली ये वैल्यू पास की तो ये जब कॉल होता है ना तो ये अब कौन से कंस्ट्रक्टर पे चला जाएगा? जो मेरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, और उसमें जाके ये 20 वैल्यू जो है वो इस पैरामीटर में लेकर जाएगा और यहाँ पे आपको शो करवा देगा, ठीक है। अब अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो ये यही काम कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे
अच्छा, अब 2 दफ़ा डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है, और 2 दफ़ा डिस्ट्रक्टर क्यों कॉल हुआ उसको भी हम देखते हैं। पहले देखें एक कंस्ट्रक्टर बना, क्योंकि दो थी, दो एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर थे। बिल्कुल, पहले कंस्ट्रक्टर बना, फिर आपके पास दूसरा कंस्ट्रक्टर बना, यानी 2 ऑब्जेक्ट बने हैं ना, ठीक है। एक आपका एम्प्टी वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, दूसरा आपका सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, जिसमें वो वैल्यू गई। अब वैल्यू इज़ 20, देखें क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर के अंदर थी ना, तो वो वहाँ पे ये 20 वैल्यू एज एन आर्गूमेंट उसने पास की। जैसे मेथड में काम होता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर के अंदर भी काम होता है, ठीक है। इसने वो वैल्यू शो करा दी, और 2 दफ़ा डिस्ट्रक्टर को, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट्स बने थे, जैसे देखें जितने वेरिएबल्स बनाते हैं उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई होती है, ठीक है। हर वेरिएबल के लिए अलग से स्पेस ली जाती है ना, इसी तरह हर ऑब्जेक्ट के लिए भी अलग से स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा, और हर ऑब्जेक्ट को वो ऑटोमेटिकली बाद में क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रक्टर एक ही दफ़ा लगाते हैं, ठीक है, ये नहीं कि मैं पैरामीटराइज को बाद में डिस्ट्रॉय कर रही हूँ। डिस्ट्रक्टर एक ही बार लगाना है, चाहे वो सारे के सारे जितने ऑब्जेक्ट्स बनते जाएंगे ना उन सबको डिस्ट्रॉय करता जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसने क्या किया, जो मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए उनको क्या कर दिया, इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली, अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है आपका, ये आपका कंस्ट्रक्टर, इसको कहते हैं एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं, या पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, इसको आप बोल सकते हो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका जो कंस्ट्रक्टर होगा उसमें एक ही वैल्यू जा सकती है या एक ही टाइप की जा सकती है। आप मल्टीपल वैल्यूज़ भेजो, आप मल्टीपल डाटा टाइप की वैल्यूज़ भेजो, इट्स अप टू यू, ठीक है, कि आप कितनी दफ़ा, आप एक से ज़्यादा दफ़ा इसको बेशक आप कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, उसके अंदर पैरामीटर सेंड कर सकते हो, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो है ना, इसमें आप वैल्यू इस तरह से भी इनिशियलाइज कर सकते हो। एक तो ये तरीका है ना कि मैंने ऑब्जेक्ट जब कॉल किया तो मैंने यहाँ से उसको वैल्यू दे दी, एक ये तरीका है कि मैंने डायरेक्ट आर्गूमेंट पास कर दिया, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि लेट सपोज, अब यहाँ पे मेरे पास थी जी एक वैल्यू इंट थी ना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने अगर उसको डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू असाइन करनी है ना, ठीक है, तो असाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ कॉलन लगा सकते हो, ठीक है। उसके भी 2 वेज हैं, अभी पहला बताती हूँ फिर दूसरा भी बताती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कॉलन लगाया, कॉलन के लिए अब तरीका ये है कि अगर आप यहाँ करना चाह रहे हो ना, तो फिर आपको सबसे पहले ऊपर क्या बनाना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे मैं ये करती हूँ कि कंस्ट्रक्टर से पहले एक इंटीजर वेरिएबल बना लेती हूँ, लेट सपोज ABC या कुछ भी XYZ बना लें, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक हो गया। अब इस वेरिएबल को आपने क्या करना है, वैल्यू असाइन करनी है, और वैल्यू असाइन करने के लिए आप क्या करते हो, आपने वो जो वेरिएबल था जो ऊपर पब्लिक किया हुआ है वो उसके साथ राउंड ब्रैकेट्स, और राउंड ब्रैकेट के अंदर फिर ये जो आपका कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास हुआ है ना, वो इसके अंदर पैरामीटर आपका पास हो जाता है डायरेक्टली, ठीक है। अगर आप पैरामीटर नहीं पास करना चाहते, डायरेक्ट वैल्यू देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी वैल्यू पास भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर लेट सपोज मैंने यहाँ पे देनी है वैल्यू की जगह मैंने यहाँ पे करना है जी 20 या कोई भी वैल्यू असाइन कर देनी है, तो वो भी आप डायरेक्टली इसको वैल्यू असाइन कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली अगर पैरामीटर है तो वो फिर मेन से लेकर आना चाहते हो तो फिर यहाँ पे वैल्यू ही लिखोगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा वैल्यू, क्योंकि मेरी एक ही वैल्यू है। और अब मैंने मेन से क्या किया, मेन से तो ऑब्वियसली मुझे भेजनी पड़ेगी ना, अगर मैं यहाँ से नहीं कर रही ना फिर मेन से भेज, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू को स्टैटिक दे रही हूँ ना, फिर मेन से भेजने की ज़रूरत नहीं है, ये 20 लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मेन से ही भेज रहे हो लेकिन यहाँ पे आके उसको इस तरह से इनिशियलाइज करना चाह रहे हो कि कोई और वेरिएबल है जो कि थर्ड वेरिएबल बना हुआ था, उस वेरिएबल को ये वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि वो पुराने वेरिएबल को इसके लाइक आपका जो पैरामीटर है उसको इनिशियलाइज कर दो, आपका जो ऊपर वेरिएबल बना हुआ है वो, ठीक है। अब लेट सपोज मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ, अच्छा। अब अगर आप देखें ना तो आपकी वैल्यू तो वही 20 आ रही है ना, ठीक है, क्योंकि वैल्यू नीचे से देखें तो मैंने पास, अगर मेन मेथड की मैं बात करूँ तो मैंने मेन मेथड से वैल्यू 20 ही पास की हुई है, ऐसा ही है, ठीक है। तो वो सिर्फ वो x वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, अब वैल्यू आपने मैंने लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आप x भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर x वेरिएबल दिया ना, तो अब ये वाली जो वैल्यू होगी ना वो डायरेक्टली x को असाइन हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं x के साथ एग्जीक्यूट करती हूँ ना, वैल्यू सेम ही रहेगी, सिर्फ वो जो वैल्यू वाला वेरिएबल था, जो पैरामीटर था, उसकी वैल्यू असाइन होगी आपकी किसको, x वाले वेरिएबल को। तो इस तरह से भी आप वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हैं। हमें कॉलन एक्स वाली सही से नहीं समझ वो आई। मैं दोबारा बता देती हूँ आपको, ठीक है। आउटपुट देखें सेम ही आ रही है ना, ठीक है, क्योंकि वैल्यू वही बात है, जिस तरह से भी देंगे आउटपुट तो सेम ही रहेगी, तरीके डिफरेंट हैं। ये तरीका है, ये अगर आप वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हो
उस कंस्ट्रक्टर के अंदर, यानी आप ये चाहते हो कि ये जो पैरामीटर की वैल्यू है ना, इस पैरामीटर में जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो मैं किसी थर्ड वेरिएबल को असाइन करना चाहती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए ये तरीका है कि आपने दो तरीके हैं, ये पहला तरीका ये है, दूसरा आपको ज़्यादा आसान लगेगा, वो बड़ा आसान तरीका है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। आपने अपने कंस्ट्रक्टर के बाद कॉलन लगाना है, ठीक है। कॉलन के बाद आपने वेरिएबल का नाम लिखना है जिस थर्ड वेरिएबल में आप वो वैल्यू देना चाह रहे हो, ठीक है। अब वो मेरा थर्ड वेरिएबल क्या था, मैंने ऊपर बनाया था x, और x के बाद आपने इक्वल लगा के वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करनी, क्योंकि ये हम कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर के बिल्कुल साथ ही, कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके नहीं कर रहे, ठीक है। जब आप कंस्ट्रक्टर के साथ करते हैं तो राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके अंदर अपने पैरामीटर का नाम पास कर देते हैं जिसमें वैल्यू आपकी ऑलरेडी स्टोर होगी। अब वैल्यू जब आएगी आर्गुमेंट से तो वो इस पैरामीटर में स्टोर होगी, तो मैंने इस पैरामीटर को इसको असाइन कर दिया और बीच में फिर करली ब्रैकेट में जो भी जाके आपने काम करना है वो कर सकते हैं। अब ये चीज़ क्लियर हुई सिंटैक्स? यस मैम, हो गया। अच्छा, अब अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहती, ये आपको मुश्किल लगता है ना, आप ऐसा नहीं करना चाहते, मैंने इसको रेज कर दिया, लेकिन मैं फिर भी थर्ड वेरिएबल को वैल्यू देना चाहती हूँ, तो आप इसके अंदर आओगे, x इक्वल्स टू, और वो जो पैरामीटर है ये कर दो, तो ये भी वही तरीका है, लेकिन डिफरेंट वेज हैं कि उस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह। अब इसको मैंने क्या किया, मैंने कहा मेरा जो x वेरिएबल है उसको इक्वल कर दो, कौन सा जो पैरामीटर की वैल्यू आ रही है उसके इक्वल कर दो, तो x को मैंने इक्वल कर दिया वैल्यू के, तो अब ये भी आपका सेम ही एग्जीक्यूट होगा और सेम ही आउटपुट देगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंट वे हैं, अगर आप कंस्ट्रक्टर के साथ करोगे तो थोड़ा तरीका चेंज है, अगर आप कंस्ट्रक्टर के अंदर आके कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन में काम करोगे फिर आप डायरेक्टली इक्वल दे के वैल्यू असाइन कर सकते हो, ठीक है। आप देखें वही वैल्यू आ रही है, वैल्यू इज 20, ठीक है, लेकिन और आउटपुट वही रहेगी, लेकिन हर काम को करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, आपको जो आसान लगे आप वो पिक कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। समटाइम ये आपसे पूछा जाता है ना, तो फिर आपको नहीं, अगर आपको सिंटेक्स का पता नहीं होता तो आपको लगता है शायद ये गलत तरीके से उन्होंने इनिशियलाइज किया हुआ है, शायद ये गलत तरीके से वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो आप वैल्यू इस तरह से दो जैसे मैंने अभी दी थी, लाइक इस तरह से कंस्ट्रक्टर के साथ करनी है, कॉलन लगाएं, वेरिएबल लिखें और अंदर पैरामीटर डाल दें, इस तरह से भी कर सकते हो, और इसके अंदर करना चाहते हो तो ये भी तरीका आपका वैलिड है, ठीक हो गया, जो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, ओके। अच्छा बहरहाल ये रहने दें, इसको मैं कर देती हूँ कमेंट, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं, जिस तरीके से आप वैल्यू देना चाहें आप दे सकते हैं, ओके जी। अब आपके पास है, अगर अब कंस्ट्रक्टर हमने देखा कि एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर को वैल्यू देने का तरीका क्या है, ठीक है। अब अगर आप समटाइम होता है हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग विद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, ठीक है। अब वो क्या तरीका है, अगर आप ये चाहते हैं, मैं इनमें ना कमेंट दे देती हूँ ताकि आपको चीज़ों का आइडिया रहे। ये मेरे पास क्या था, क्योंकि ये सारी टर्म्स सेम है लेकिन सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंज है इनमें, ठीक है। तो ये आपके पास था जी एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये आपके पास है जी पैरामीटराइज्ड, ठीक है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में अगर आपने वैल्यू असाइन करनी है ना, मैं यहीं पे साथ दे देती हूँ पैरामीटराइज्ड एंड असाइन अ वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू डिफरेंट तरीक़ों से हो सकती है, एक ये वे है, एक ये जो कमेंट हुआ हुआ है ये भी वे है, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि अगर आपने मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है अपने कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स को, डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हैं, इसको मैं करने जा रही हूँ कमेंट में, इसको रिमूव नहीं करूँगी ताकि आपको ना डिफरेंस पता चलता रहे, ठीक है। अच्छा मैं ना इसी तरह से एक कंस्ट्रक्टर वही बिल्कुल सेम बना लेती हूँ, लेट्स सपोज मैंने स्टूडेंट और इसके आगे जी वैल्यू ली हुई थी, दो लेनी है, 3 लेनी है, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज चलें स्पेसिफाई कर देती हूँ, ठीक है, पहले एक कर रहे थे अब 2 करना है, ठीक है। अब मैंने एक वैल्यू दी, इंट वैल्यू 1 कह दिया उसको, दूसरी डाटा टाइप चेंज कर देती हूँ, इंट ही नहीं देती मैं कोई और रख देती हूँ, ज़रूरी नहीं आप इंट भी दो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा मैंने कहा जी ये मेरा एक और मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया, ठीक है। अब ये जो दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया इसमें आप देख सकते हैं 2 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाली हूँ कि अपने पैरामीटर्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कैसे करते हैं हम, ठीक है। अब अपने पैरामीटर्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करने का मतलब ये कि पैरामीटर के आगे इक्वल लगाएं और उसको वैल्यू दे दें। ये मैंने इक्वल लगाया 10, इसको वैल्यू दे दी, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल लगाया, इसको कोई डबल वैल्यू असाइन कर देते हैं, ये इसको वैल्यू असाइन कर दी। तो जब आप इस तरह से वैल्यू असाइन करते हैं ना
तो आप क्या करते हैं, अपने पैरामीटर के साथ ही इक्वल लगा के जो वैल्यू असाइन करते हैं उसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट वे से वैल्यू असाइन करना। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो डिफ़ॉल्ट वे से मैं वैल्यू असाइन कर रही हूँ ना, ठीक हो गया, इसको मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपने इनिशियलाइजेशन करनी है तो ओके, अगर इनिशियलाइजेशन नहीं करनी तो भी कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्टली वहाँ से वैल्यू दे दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये वैल्यू असाइन की ना, इसको सी आउट करा देते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज वैल्यू 1, ये हमारे पास पड़ी हुई है वैल्यू 1 में। वैल्यू टू, ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो सिंपल मैंने सी आउट करा दिया, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या करना है, अब जब मैं मेन में आऊँगी, ठीक है, तो मेन में आके जो मैंने, क्योंकि मैंने अपना जो कंस्ट्रक्टर था ना उसके पैरामीटर्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने सिंगल वाला जो कंस्ट्रक्टर था ना उसको कमेंट किया हुआ है, तो ये मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि फिर एरर देगा ना। जैसे मेथड अगर एक पैरामीटर भेजा हुआ है तो फिर एक ही पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। अब एक पैरामीटर वाला मैंने कमेंट किया हुआ है तो एक पैरामीटर वाले पे एरर देगा कि ये तो बना हुआ ही नहीं है एक पैरामीटर के साथ। मैं इसी को डबल बना देती हूँ, मैं साथ कोई डबल वैल्यू असाइन कर देती हूँ। मैंने वहाँ 10 दी थी, यहाँ 20 दे दी, वहाँ 2.5 दी थी, यहाँ 3.5 दे देते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, वैल्यू कोई भी दे दें। अच्छा, मैंने जब वैल्यू असाइन की ना, ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज जब मैं इसे रन करती हूँ, ठीक है, मेरा बना हुआ है यहाँ पे एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। ये एरर दे रहा है। अब एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि जब आप अपने कंस्ट्रक्टर को, ठीक है, जब आप अपने कंस्ट्रक्टर को डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करते हो ना, तो फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने अपना जो आपका एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है ना उसको लिखने की ज़रूरत आपको नहीं होती है, ठीक है। अब मैं इस एम्प्टी कंस्ट्रक्टर को क्या कर देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ, ठीक हो गया। अब जब मैंने एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कर दिया कमेंट, ठीक है, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ और अब चेक करती हूँ। अच्छा, अब ये रन हो गया। अब रन हो गया तो आउटपुट देखते हैं कि ये हमें किस तरह से शो कर रहा है। देखें, साथ साथ हम अपने कोड को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले ये बता रहा है जी कि मेरे पास है वैल्यू 1 इक्वल्स टू 10। वो कौन सी वैल्यू आ रही है जो मैंने डिफ़ॉल्ट उधर ही असाइन कर दी थी, ठीक है। पहले आ रही है 10, फिर आ रही है 2.5, क्योंकि ये वो वैल्यू है जो मैंने वहीं पे असाइन की। फिर दूसरे पे वो वैल्यू आ रही है जो मैंने मेन के अंदर से आर्गूमेंट भेजा, वो वैल्यू आ रही है ना 23.5। अब ये पहली वाली वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट होगी ना, वो जब सिंपल ऑब्जेक्ट बनेगा ना आपका, जो लाइन नंबर 28 पे ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है स्टूडेंट एस, ये आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को कॉल करेगा जो वहीं पे आपने इनिशियलाइज की हुई है, ठीक है। और अगर आप यानी कि जो मेन से पास कर रहे हैं वो आप जब मेन से पास करेंगे ना तो दूसरी दफ़ा वो यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ठीक हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली वेरिएबल्स तो वही थे, लेकिन अब ऑलरेडी जिन वेरिएबल्स में पहले 10 वैल्यू पड़ी थी अब उसकी जगह वैल्यू क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपने एम्प्टी कंस्ट्रक्टर फिर बनाना नहीं है ऊपर, ठीक है। जब आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहे होते हैं ना, आप एम्प्टी कंस्ट्रक्टर ऊपर बना दोगे ना, फिर वो एरर देगा। उसको समझ नहीं आएगी कि मैं एम्प्टी कॉल मतलब मैं एम्प्टी को कॉल करूँ या फिर मैं इसको कॉल करूँ जिसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाला जो होता है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को पिक करता है, ठीक है। तो इस वजह से वो फिर आपको एरर क्रिएट करता है कि अब मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू पिक करूँ या पुराना वाला कंस्ट्रक्टर चलाऊँ जो कि एम्प्टी है, तो इस वजह से उसने हमें एरर दिया था, ठीक है। तो आपने जब डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने कंस्ट्रक्टर को देनी है ना तो फिर आपने एम्प्टी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना, फिर आपने यहाँ से एम्प्टी कंस्ट्रक्टर ख़त्म कर देना है। ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली बनेगा, ये नहीं हो सकता कि ऑब्जेक्ट ना बने। ऑब्जेक्ट बनता है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो अपने एम्प्टी कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। अब अगर तो वो एम्प्टी है तो वो एम्प्टी कॉल करेगा, अगर आपके पास कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पे दी हुई है ना तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाले कंस्ट्रक्टर को क्या कर लेगा, कॉल कर लेगा। ये चीज़ समझ आई? यस मैम। ठीक हो गया। इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि जब आपका वैल्यू पैरामीटर, अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, लेकिन पैरामीटराइज्ड के अंदर जब डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आप कंस्ट्रक्टर ही हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ही, बट विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू,
ठीक है, तो आपका सिर्फ ये थोड़ा बहुत यानी कि नेमिंग कन्वेंशन में आपके पास चेंज आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपकी आप बात काट दी तुम। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मैं ये कह रही थी कि आपके सिर्फ नेम में चेंज आता है, यानी अगर मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दूंगी ना, अब आ रही है सही आवाज़? यस मैम, आ रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दूंगी ना, तो फिर वो कौन सा कंस्ट्रक्टर होगा? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देती हूँ, फिर भी वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा, बट आगे क्या आ जाएगा? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, तो वो बेसिकली नेम में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। अगर आपको ये कहा जाए कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने अपने कंस्ट्रक्टर को देनी है, तो फिर आप अपने कंस्ट्रक्टर को डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे। अदरवाइज आप फिर जिस तरह से, अगर रैंडम बताया हुआ है तो आप कि आपको जिस तरह से इजी लगता है आप वैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट कन्वेंशन है, इनको यूज़ करते हुए आप कंस्ट्रक्टर को डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब लास्ट पे आते हैं, उसको कहते हैं आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हमने देखा पैरामीटरलेस क्या है, पैरामीटराइज्ड क्या है, पैरामीटराइज्ड विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, अब आपके पास होता है कंस्ट्रक्टर की ये एक कैटेगरी है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब नाम से क्या आइडिया हो रहा है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होगा? कंस्ट्रक्टर को कॉपी करने के लिए। हाँ, कॉपी इन द सेंस कि आपने कोई वैल्यू जो है ना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू है, उसको दूसरे कंस्ट्रक्टर को असाइन कर देना है, यानी एक कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को कॉपी करना है और दूसरे कंस्ट्रक्टर में भेज देनी है। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर का ये कॉन्सेप्ट है। कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है ना, इसको ये कंस्ट्रक्टर की एक स्पेशल टाइप है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कोई भी है वो काम आपका सेम ही करेगा, लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि जो एग्जिस्टिंग डाटा पड़ा हुआ होता है ना, उसको किसी न्यू ऑब्जेक्ट में कॉपी कर देता है। इसका सिंपल ये काम है। अब कैसे करेगा वो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि भाई अगर इसने अपना काम करना है तो ये किस तरह से काम को परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहती हूँ, मैंने ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाला कंस्ट्रक्टर बना लिया ना, इसी के साथ हम एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना चाहती हूँ, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप अगर कॉपी बनाना चाहते हैं तो फिर बेशक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हटा दें। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक मिनट कंट्रोल जी इसको कमेंट करते हैं, एंड देन ये मेरे पास को हमारे पास था जी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब मैं इसको कमेंट कर रही हूँ ये। ठीक है, इसी का जो सेम है हम यहाँ पे नीचे इसी को रिपीट करते हैं, सिर्फ इसमें से जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको मैं हटा दूँगी। ठीक है, तो ये जब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हटा दूंगी ना, तो अब ये ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर है बट विदाउट डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है लेकिन मैंने उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं की हुई। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लेट सपोज दे दी थी वैल्यू। ठीक है, अब जब मैंने वैल्यू यहाँ पे वो मेन से डायरेक्टली आएगी, वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। ये आपके पास सिंपल जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है ना, वो है। अब अगर मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना है, ये सिंपल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, इसके साथ ही मैं बना रही हूँ कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर आप डायरेक्टली किस तरह से बनाएंगे? कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका ये है, सेम आपने क्लास का नाम लिखना है। ठीक है, अब क्लास के नाम के बाद जैसे आप ओवरऑल डाटा लेते हो, डाटा वही होगा कि वैल्यू 1 लेनी है, वैल्यू 2 लेनी है, लेकिन आपने क्या करना है, कॉपी कंस्ट्रक्टर में आपने कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करनी होती है। ठीक है, मैंने कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट का कीवर्ड लिखा। अब उसकी टाइप क्या होगी? ऑब्वियसली जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो किसी पुरानी क्लास से या किसी प्रीवियस ऑब्जेक्ट से डाटा ले रहा होता है। ठीक है, तो जब प्रीवियस ऑब्जेक्ट से डाटा ले रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है? क्योंकि मेरी जो क्लास होगी ना वही ऑब्जेक्ट की टाइप है। ऑब्जेक्ट जैसे ये बना हुआ है, देखिए एक्स ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो इसकी टाइप क्या है? स्टूडेंट टाइप है ना इसकी। ठीक है, तो आप यस उसकी मैम। टाइप बताते हो। अब मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर में बताया कि जो जहाँ से फॉर एग्जांपल मैं जिस ऑब्जेक्ट से कॉपी करूँगी उसका डाटा टाइप क्या है। ठीक है, तो उसकी डाटा टाइप क्या है? स्टूडेंट है। और जब आपने कॉपी करना होता है ना, तो उसके लिए आपको रेफरेंस ऑपरेटर लगाना पड़ता है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर ये जो एंड का सिंबल है ना, इसको जब आप एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो ये रेफरेंस ऑपरेटर होता है, अगर आप 2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो ये एंड ऑपरेटर होता है। ठीक है,
तो ये मैंने yes ma'am. रेफरेंस ऑपरेटर इस्तेमाल किया और अब वैल्यू तो दो है मेरे पास, ठीक है। मैंने कह दिया लेट्स सपोज वैल्यू के लिए v1 कह दिया, वैल्यू 1 के लिए, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू है तो सेम इसी तरह से मैं करूँगी। मैंने कहा कि कांस्टेंट वैल्यू है मेरे पास, उसकी टाइप क्या है, स्टूडेंट टाइप है, ठीक है। रेफरेंस वाइज मैंने उसका डाटा लिया, ठीक है, और रेफरेंस वाइज लेने के बाद मैंने क्या कर लिया, उसका वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जब मैंने ये वेरिएबल बना दिया, ठीक हो गया, तो अब आपने क्या करना है, ऑब्वियसली इसके अंदर ओवरऑल जो भी लेट्स सपोज मैं इसी को रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। ये जो आपका है इसी को अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो इसी को भी रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, मैंने इसको यहाँ पे आके पेस्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू 1 के बजाय लिख देती हूँ जी v1 है मेरे पास, और वैल्यू 2 के बजाय आपके पास क्या आ जाएगी, v2 आ जाएगी, क्योंकि वैल्यू 1 वैल्यू 2 यहाँ पे तो एक्सेसिबल नहीं है ना, यहाँ पे तो ये सिर्फ जो अपनी पैरामीटर की वैल्यूज़ हैं वो एक्सेसिबल हैं, ठीक हो गया। तो मैंने सेम काम किया, सिर्फ कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। अब जब मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया, मैं मेन मेथड में आती हूँ, ठीक है। तो मेन मेथड में एक तो मैंने सिंपल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सिंपल ऑब्जेक्ट कॉल करना है तो मर्जी या नहीं करना, तो जो पैरामीटर्स वाला है उसी को डायरेक्टली कॉल कर लें, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी, बहरहाल मैंने यहाँ पे एक कर लिया। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर देखें, अभी तो कॉपी वाले में तो वैल्यू नहीं पड़ेगी ना, ठीक है। अगर वैल्यू जा रही है तो वो वैल्यू जा रही है ये वाली, और ये जाएगी कहाँ पे, मेरे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में जाएगी, मेरे कॉपी कंस्ट्रक्टर में वैल्यू नहीं जाएगी, ऐसा ही है ना, ठीक है। अब जब मेरे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज चली गई तो मैंने उस वैल्यू को असाइन करना है अपने कॉपी कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर को वैल्यू असाइन करने का तरीका क्या है, एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाएं, ठीक है, कोई भी वो बना लें, s2 बनाएं, s3 बनाएं, कुछ भी बनाएं, ठीक है। उसको इक्वल कर दें अपने पुराने ऑब्जेक्ट के, ठीक है। अब पुराने ऑब्जेक्ट जिसमें वैल्यूज जा रही हैं वो क्या है, s1 है ना, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज तो s1 वाले ऑब्जेक्ट में जा रही हैं। तो मैंने कहा जो मैंने न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी कि जो आपका न्यू ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको आप प्रीवियस ऑब्जेक्ट की वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, उसको वैल्यू असाइन कर दी अपने पुराने ऑब्जेक्ट की। तो पुराना ऑब्जेक्ट क्या था, s1, जो कि वैल्यू 20 और 3.5 लेकर जा रहा था, ठीक है। अब लेट्स सपोज इसे रन करते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं कि ये क्या हमारे पास क्या काम करता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये क्या इशू दे रहा है, अच्छा, एक और काम आपने ये करना है, क्योंकि अब देखें ये चीज़ ये है ना कि वैल्यूज़ जो हैं ये लोकली स्टोर हो रही है ना, यानी कि जो वैल्यू आएगी ना मेरी, आप देखें तो ये 20 वैल्यू कहाँ चली जाएगी मेरे पास, इस वैल्यू 1 वाले वेरिएबल में चली जाएगी। इसी तरह जो अगली वैल्यू है ना, जो डबल वैल्यू है 3.5, वो इस लोकल पैरामीटर में जाएगी। अब कोई ग्लोबल पैरामीटर तो है नहीं कि वैल्यू जो है डायरेक्टली कॉपी हो सकें। आपने पहले ये करना है कि जैसे ये मैंने x बनाया हुआ है ना, इसी तरह से एक और क्योंकि दो मैंने वेरिएबल दिए हैं ना, एक डबल है एक इंट है, तो मैं एक डबल y वेरिएबल लेट सपोज बना लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि जब आप बनाते हो ना तो फिर ऑब्वियसली ग्लोबल दो है ना, तो ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे तो उनसे कॉपी होगा ना डाटा, ये तो सब लोकली इस्तेमाल हो रहे हैं, इनको तो फिर कहीं मैं इनिशलाइज भी करूँगी तो वो कहेगा कि 20 में तो कोई वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने ये जो दो बनाए ना, इनको यहाँ से वैल्यू इनिशलाइज करती हूँ। तो वैल्यू इनिशलाइज डायरेक्टली आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जो मैंने पहले वे बताया, दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे लेट सपोज मैंने वैल्यू असाइन करनी है, तो मैं x को वैल्यू असाइन कर देती हूँ वैल्यू 1, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू 1 से आएगी, और कॉमा जब दूसरा होता है ना तो आपने कॉमा लगाना है, ठीक है। y है तो y के लिए मेरे पास कौन से पैरामीटर से वैल्यू आएगी, वैल्यू 2, ठीक है। तो मैंने कहा भाई x को मैंने असाइन कर दी वैल्यू 1 और y को मैंने असाइन कर दी वैल्यू 2। सेम इसी तरह से आप यही काम किसके अंदर करोगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे होगा। अब ये सिंपल कंस्ट्रक्टर था, उसमें मैंने आपको पहले भी बताया, अभी देखें अगर दो वैल्यूज तो मैंने बीच में कॉमा दे दिया, लेकिन अब कॉपी कंस्ट्रक्टर में आपने देखना है कि थोड़ा सा डिफरेंट वे होगा। वो डिफरेंट वे क्या होगा, पहली वैल्यू तो x में है ना, स्टोर तो x में ही होगी। मैंने करना ये है कि क्योंकि मेरा है पैरामीटर कौन सा है, v1, क्योंकि ये कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर तो ये v1 है ना, तो v1 के साथ आपने डॉट लगाना है ऑपरेटर, और ऊपर जो वेरिएबल है ना x, क्योंकि वैल्यू वो वाली असाइन हो रही है, तो मैंने दोबारा से बीच में क्या मेंशन करना है, v1 जो मेरा लोकल पैरामीटर था, डॉट जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल था, वो आपने एक्सेस कर लेना है कॉपी कंस्ट्रक्टर में। इस तरह से आपने वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर मेरा दूसरा है तो मैंने वैल्यू 2 डॉट वाई कर दिया, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने वैल्यूज़ को इस तरह से असाइन करना है, ठीक है। अब मैंने वैल्यूज़ कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर इस तरह से असाइन कर लिया। अब यहाँ वैल्यू 1 वैल्यू 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि ये वैल्यूज सीधी सीधी जा रही हैं ग्लोबल वेरिएबल में, ऐसा ही है ना। तो मैं डायरेक्टली जब ग्लोबल वेरिएबल में जा रही हूँ तो वैल्यू 1 वैल्यू 2 जो है वो असाइन जब एक्स को कर दिया तो मैं यहाँ एक्स वाई लिख सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी v1 और v2 के बजाय क्या लिख सकती हूँ, एक्स और वाई लिख सकती हूँ, क्लियर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने एक दफ़ा एक्स लिखा, एक दफ़ा वाई लिखा, ठीक है, और सिर्फ कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने उसको इस तरह से एक्सेस किया। एग्जीक्यूट करते हैं एक दफ़ा दोबारा, मैं एग्जीक्यूट करने के बाद आपको रिपीट कर दूँगी। अच्छा, अब इसमें क्यों एरर कर रहा है, एक मिनट। अच्छा, कंस्ट्रक्टर खाली बना हुआ नहीं है ना, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी नहीं मिल रही, ठीक है। तो इसको फ़िलहाल के लिए ना, और मैंने एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है ना, डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी नहीं दी हुई और कंस्ट्रक्टर ऊपर कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देती हूँ। अच्छा, शो मेथड क्यों आपको कर रहा है, अच्छा डिस्ट्रक्टर, ओके, एस डॉट शो था ना, तो वो ऑब्जेक्ट एस के साथ मैं कॉल करी थी, जब एस हाइड किया तो ऑब्वियसली एस के साथ तो अब मैं एक्सेस नहीं कर सकती हैं, तो इस वजह से शो भी मेरे पास, उसको फ़िलहाल के लिए मैंने हाइड कर दिया। अच्छा जी, ओके, अभी देखते हैं कि ये क्या वैल्यू हमें दे रहा है। अच्छा, अब मेरे पास जो वैल्यू आ रही है ना, ठीक है, अगर आप देखें तो वैल्यू आ रही है जी वैल्यू 1 और वैल्यू 2, ठीक हो गया। अच्छा, अब वैल्यू देखें, ये वही उसी कंस्ट्रक्ट पहले वाले ऑब्जेक्ट की आ रही है 20 और 3.5, ऑब्वियसली दूसरी वैल्यू भी यही आनी चाहिए, लेकिन ये आज सिंगल टाइम रही है, डबल टाइम नहीं आ रही वैल्यू। डबल टाइम क्यों नहीं आ रही वैल्यू, क्योंकि देखें कॉपी कंस्ट्रक्टर जो था वैल्यू तो उसको इनिशियलाइज हो गई, यहाँ से जब इनिशियलाइज होती है ना तो डायरेक्टली जब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं ना तो उसको कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करनी पड़ती है, ठीक है। अब मैंने कोई मेथड में रिटर्न नहीं की हुई, इस वजह से वो मुझे आउटपुट नहीं दे रहा, ठीक है। अब अगर मैंने वो आउटपुट में डबल वैल्यू शो करानी है कि मेरे कॉपी कंस्ट्रक्टर की वैल्यू भी शो करो और सिंपल की भी, अभी मेरे कौन से कंस्ट्रक्टर की वैल्यू शो हो रही है, जो सिंपल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है ना उसकी वैल्यू शो हो रही है, हालांकि वैल्यूज वेरिएबल के अंदर कॉपी हो रही हैं, सिर्फ शो नहीं हो रही, ठीक है। अब अगर मुझे उनको शो कराना है, ठीक है, अब मैं शो कराती हूँ उनको, शो कराने के लिए जो शो का मेथड बनाया हुआ है ना मैंने, इसी के अंदर मैं इनको क्या करवा लेती हूँ, शो करवा लेती हूँ, ठीक है। तो अगर आपने डायरेक्टली इनके अंदर शो करवाना है ना तो रिटर्न टाइप इसकी चेंज कर दें, क्योंकि मैंने वॉइड रखा हुआ था तो ऑब्वियसली रिटर्न होंगी वैल्यूज़, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी रिटर्न टाइप चेंज कर दी कि भाई मुझे कोई ना कोई, अब इंटीजर, अभी आपने अगर डबल वैल्यू रिटर्न करनी है तो डबल लिख दीजिएगा, इंट करनी है तो इंट लिख दीजिएगा। फॉर एग्जांपल अभी मैंने इंटीजर वैल्यू देनी है, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू जब मैंने रिटर्न करनी है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ डायरेक्टली अगर सी आउट अब ना भी कराएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करा दें तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई इसको रिटर्न करना है मुझे, और रिटर्न ऑब्वियसली किसको करूँगी, इंटीजर में मेरे पास एक्स पड़ा हुआ था तो मैंने इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। जब अब ये मैंने एक मेथड बनाया, मैंने कहा कि क्योंकि मेरी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इस ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर हो रही हैं, ठीक है, एक्स वाले वेरिएबल में, तो मैंने कहा इस एक्स वाली वैल्यू को आपने क्या करना है, रिटर्न करना है। अब इसको मुझे यहाँ पे कॉल भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं कॉल करूँगी, लेकिन कॉल मैंने किसके साथ करना पड़ेगा, एस तो ऑब्जेक्ट ही कमेंट हुआ है ना, S1 पहले वाले को शो कर रहा है, अगर आपने दूसरी वाली वैल्यू करनी है तो S2 नहीं करेंगे हम, S2 डॉट शो। हाँ, क्योंकि मुझे पहले वाली की तो ऑलरेडी शो हो रही है ना। अब मैं ये चाहती हूँ कि दूसरे ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू कॉपी हुई है मैं वो देखना चाह रही हूँ कि कॉपी हुई भी है या नहीं हुई, ठीक है। तो उसके लिए मैं S2 डॉट मैंने अपने मेथड का नाम लिख दिया, ठीक है। तो जब ये मैंने वैल्यूज तो एक्स और वाई दोनों में नहीं थी, तो हम दोनों सिर्फ में एक्स क्यों एक्स रिटर्न में भी करा है, रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि मैंने रिटर्न टाइप सिर्फ इंट दी हुई है ना, मेरे पास दो टाइप की वैल्यूज़ हैं, एक इंटीजर है एक डबल है, ठीक है। तो इस वजह से वो मैंने रिटर्न टाइप इंटीजर दिया, अब एक साथ दो रिटर्न टाइप्स तो नहीं दे सकती ना मैं, ठीक है। तो मैं यूँ कर देती तो हूँ, अगर उसको आप ऊपर से जाके इंट करते हैं हम लोग, किसको, इसको, डबल को इंट कर दें, अच्छा अच्छा यानी डबल को, ऊपर जो हाँ डबल को इंट करके आप फिर उसको वैल्यू फिर भी आपकी एट अ टाइम एक ही रिटर्न होती है। देखें, अगर अच्छा मैं ये तो नहीं कर सकती ना, आप डायरेक्टली भाई, हाँ वो फिर आप ये कर सकते हैं कि एक्स और वाई को किसी एक वेरिएबल में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके स्टोर करा के डायरेक्टली कर दें, एक्स कॉमा वाई डायरेक्टली तो नहीं रिटर्न कर सकती मैं, दो राइट वैल्यूज़ तो है। एक साथ। अब अगर अगर दोनों वैल्यूज़ करनी है तो मैं इसको करती हूँ कॉपी, एक इंट में एक आपने क्या कर दिया डबल में, ठीक है। नाम चेंज कर लेंगे इसका, ये हो गई, ठीक है। अब इसको बजाय इसके कि मैं एक्स रिटर्न करूँ, इसको मैंने क्या रिटर्न कर दिया, वाई रिटर्न कर दिया। सेम इसी के साथ S2 डॉट दूसरा मेथड कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब ये शो 1 है,
ये कर लिया, ठीक है, ओके। अब ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अभी चेक करते हैं कि वैल्यूज़ हमारी, मेन मकसद ये है कि हम ये चेक करें कि वैल्यूज़ हमारी कॉपी हो रही हैं या नहीं हो रही, क्योंकि हमने तो वही पुरानी वैल्यूज़ का कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉपी कर दी है ना। यस मैम। अच्छा जी, ओके। अच्छा ये वैल्यू वन एक दफ़ा क्यों आपको शो करवा रहा है अब, ओके। सी आउट भी तो कराए ना, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली रिटर्न किया सी आउट, शुक्र है। और यहाँ पे हमारे पास एक्स हैंडल, और यहाँ पे अच्छा। अब यहाँ पे देखें, आपके पास पहले वो वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि आपकी सिंपल कंस्ट्रक्टर की थी। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है आपका, ठीक है। ये कौन सा है जो 20 और डायरेक्टली 3.5 आ रही है, ये आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर था, और कॉपी वैल्यू एग्जैक्ट कॉपी हुई है। देखें अगर आप x की वैल्यू x में ही कॉपी हुई है, और y की वैल्यू यानी इंटीजर वैल्यू इंटीजर में ही कॉपी हुई है, और डबल वैल्यू डबल में ही कॉपी हुई है, ठीक है। ये यानी कि यस आपने दूसरे ऑब्जेक्ट को वैल्यूज असाइन कर दी, और फिर ऑब्वियसली हमारे पास दो थे ना ऑब्जेक्ट्स, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स को इसने बाद में क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक हो गया। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर मैं एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है। जब भी कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना है ना आपने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले कोई और कंस्ट्रक्टर बना हुआ हो। ऑब्वियसली अगर कंस्ट्रक्टर पहले होगा नहीं तो मैं कॉपी किस चीज़ को करूँगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, उसको जो भी वैल्यू वगैरह देनी थी वो दे दी, ठीक है। अब जब मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे पुराने कंस्ट्रक्टर की वैल्यू नए कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट को असाइन करनी है, ठीक है। तो जब आप इस तरह से काम करते हो तो कॉपी कंस्ट्रक्टर ये कहता है कि आपकी वैल्यूज़ क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यूज़ आपने यूज़ करनी है। फिर पहले बताना है कि आपकी जो कंस्ट्रक्टर की टाइप है ना, जो आपका कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट है उसकी टाइप क्या है। टाइप मेरे पास थी स्टूडेंट, और हमेशा जब आप रेफरेंस देते हैं तो उसके लिए एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस के लिए मैंने ये एंड ऑपरेटर इस्तेमाल किया सिंगल टाइम, और वैल्यू दे दी। सेम इसी तरह से कॉमा लगा के जितने पैरामीटर्स होंगे, ये आपकी मर्ज़ी है जितने भी लेने हैं, उसी तरह से आपने उनको पैरामीटर को डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। अब अगर आपने वैल्यू इनिशियलाइज करनी है ना, तो इसमें और इसमें सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि इसमें जो v1 है ना, उसके बाद दोबारा डॉट लगा के ग्लोबल वेरिएबल आप एक्सेस करोगे, ठीक है। लेकिन जो सिंपल है ना, जो कॉपी नहीं है, उसमें आपने सिंपल इसी तरह से कॉल कर लेनी है, ठीक है। इसमें मैंने अपने वेरिएबल जो अपना पैरामीटर था उसके साथ मैंने ग्लोबल वैल्यू को भी एक्सेस किया, और इस तरह से उनको शो करा दिया। बाकी नीचे सिंपल मैंने एक लाइन में उसको क्या कर दिया, अपना जो नया ऑब्जेक्ट बनाया था उसको पुराने ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि मैं यही वैल्यूज़ अगले वाले भी मैं दोबारा से नई वैल्यूज़ नहीं भेजना चाह रही, मैं ये कह रही हूँ कि वही वैल्यूज़ इसी में भी कॉपी हो जाए, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ इसमें क्या हो चुकी ठीक है। हैं, कॉपी हो चुकी हैं। क्लियर? यस मैम। हाँ जी, तो ये होता है बेसिकली आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने जो कंस्ट्रक्टर पढ़े ना, उसमें से बताएं कौन कौन सा कंस्ट्रक्टर पढ़ा है, क्या क्या आपको समझ आई कि भाई कंस्ट्रक्टर, ये हमने सिर्फ क्लास के अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं ना, जिसमें हमने टच किया थोड़ा बहुत प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड को, और उसके बाद हमने देखा कि हम कंस्ट्रक्टर को कितने तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। यस मैम। जी, शुरू करें। मैम एक हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा, हाँ, जो मतलब एक सिंपल होता है। सिंपल एम्प्टी कंस्ट्रक्टर उसको बोलते हैं। empty। फिर उसके बाद हमने डिस्ट्रक्टर पढ़ा, फिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ी हमने, ओके। फिर और फिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ओवर में भी ओवर फिर ऑब्वियसली ओवरलोडिंग के अंदर भी, डिफॉल्ट पैरामीटर्स के साथ, हाँ जी, और लास्ट में और हमने फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉपी पढ़ा। कंस्ट्रक्टर कर लिया। अच्छा, अब एक टास्क देती हूँ, ठीक है। देखते हैं कि वो टास्क आपसे होता है या नहीं। सिंपल सा टास्क है, ठीक है जी, ओके। अच्छा, आपके पास सेंड करी हूँ मैं।
ओके जी, टास्क देखें व्हाट्सएप पे आपको रिसीव हुआ। आ गया मैम। अच्छा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से क्या मतलब है? किससे? दोबारा रिपीट करेंगे। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर से। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर से क्या मुराद है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज्ड वही है ना जिस यस कंस्ट्रक्टर के मैम। अंदर आप पैरामीटर पास कर दोगे। जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर अभी देखें, ठीक है। ये वाला है ना जो अभी मैंने आपको कराया, ये क्या है देखें, बीच में जब वैल्यू, ये पैरामीटर्स होते हैं ना, ठीक है, इनको पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है, ये पैरामीटराइज्ड है। यस मैम। हाँ जी, ये बिल्कुल सिंपल सा टास्क है जो कि सिर्फ इन्हीं के ऊपर बेस करता है, ठीक है। ऑब्वियसली जब हम इनहेरिटेंस और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो फिर उसमें सारी चीज़ें जो है ना, और मेन हम फिर उसकी तरफ आएंगे। अभी तो सिर्फ ये हमने कंस्ट्रक्टर को पढ़ा कि कंस्ट्रक्टर की मल्टीपल टाइप्स क्या हैं, उनको किस किस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं, उस पर काम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड आपने जो है ये 3 स्टेप्स जो आपको दिए गए हैं ये आपने परफॉर्म करना है। कोई सवाल है ठीक। तो आप बेशक पूछ लें अभी। अगर कुछ समझ नहीं आ रही है, लाइक इसको किस तरह से करना है, लाइक करना ऑब्वियसली, लाइक क्या अगर आपको जैसे पैरामीटराइज था वो नहीं समझ आ रही थी, ठीक है, तो बेशक एक दफ़ा पूरा पढ़ लें, कुछ समझ नहीं आती तो पूछ लें मुझसे। नेम मेंबर्स की भी नहीं समझ आया। दैट इनिशियलाइजेस द नेम मेंबर। ये आपके पास कौन सा, मतलब ये फर्स्ट में? मेंबर अब क्या फर्स्ट चीज में है? कह रहे हैं, सेकंड में? थर्ड लाइन में। थर्ड लाइन में इम्प्लीमेंट अ पैरामीटराइज फर्स्ट के कंस्ट्रक्टर। थर्ड पॉइंट में। अच्छा, इम्प्लीमेंट अ पैरामीटराइज नो कंस्ट्रक्टर मैम। आप, दैट इनिशियलाइजेस द नेम मेंबर। हाँ, तो इनिशियलाइज का क्या मतलब होता है कि आपने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि नेम, कंस्ट्रक्टर बीच में पैरामीटर क्या पास करेंगे, नेम, और उसी नेम को आपने इनिशियलाइज भी करना है, यानी वैल्यू भी असाइन करनी है। ये अभी ठीक मैं है। ये ओपन कर रही हूँ ना, देखें वैल्यू कैसे इनिशियलाइज कर रहे थे, एक ये तरीका था, मल्टीपल वेज बताए ना, ये वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है ना आपकी, फिर आप अंदर आके इक्वल लाके लगा के दें, वो भी हो सकती है, उस तरह से भी हो सकती है आपकी वैल्यू इनिशियलाइज, ठीक है। ये वो तरीके, ये जो थर्ड है ना, ठीक है। बेसिकली वो लाइन आपको एक्सप्लेन की गई है। मतलब कि उसके बाद जो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है, इसके अंदर एक स्टूडेंट का क्या नाम लेते हैं, एक वो बनाना है, ऑब्जेक्ट भी बनाना है, और ऊपर क्या नाम लेते हैं, एक और वो कंस्ट्रक्टर बना के उसके अंदर नेम के साथ साथ रोल नंबर भी पास कराएंगे। बिल्कुल, 2 पैरामीटर्स पास कर देने हैं आपने एक के बजाय, और उन दोनों को फिर इनिशियलाइज करना है, ठीक है, और फिर उसको टेस्ट कर लेना है आपने। बिल्कुल, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। हाँ, मतलब टेस्ट नीचे मेन में हो रहा होगा। It's a new class name, book, class में already find a private number variable title to store the books to implement a parameterized ठीक है। बुक कॉपी ऑफ द गिवन बुक
कॉपी कंस्ट्रक्टर फॉर द बुक क्लास टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ द, ठीक है, इंस्टेंसेस ऑफ द बुक क्लास टू टेस्ट द कॉपी। इंस्टेंसेस क्या होंगे मैम? इंस्टेंस ऑब्जेक्ट को कहते हैं, ठीक है, जो जब आप ठीक क्लास है, का ऑब्जेक्ट बनाते हो ना वही इंस्टेंस होता है आपका, ठीक है ठीक हो गया। जी। ठीक हो गया, तो होप सो अब ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपका चेक करूँगी, ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की ठीक है, तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ये आपका जो आपने ठीक। मुझे भेजी है ना आपकी आउटलाइन, डेटा वाइज में ये देखें, अगर आपकी आउटलाइन पे आए ना तो आपका पहला तो ये थ्योरेटिकल सेशन होता है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्लास में कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है क्या, हम्म। उसमें फिर ये क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। और ये जो आपका है ना थर्ड वाला यूज़ ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक प्राइवेट वगैरह प्रोटेक्टेड वगैरह, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्टर एंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन, यानी कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, फिर डिस्ट्रक्टर क्या होता है। फोर्थ पे आ जाएँ तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है, ठीक है, उसमें नो आर्गूमेंट मतलब एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है। तो ये 4 पॉइंट्स जो है ना, इनमें अगर आपको पीछे वाले भी पॉइंट्स थे 1 से लेके 4 तक कोई भी प्रॉब्लम आता है ना आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। ओके ठीक है जी, क्लास में वाइंड अप तो कर अभी लूँ जी। इसमें ना एक और भी है मेरा, हाँ हाँ वो डेटा स्ट्रक्चर्स का भी, जी, ठीक हो गया। वो, वो और आपके पास वो वो होता लोड सी, ही नहीं हो रहा, मतलब उसके अंदर भी काफी चीजें हैं। अच्छा वो C++ नहीं होता उसके अंदर ना, फिर सॉर्टिंग और मल्टीपल एल्गोरिदम्स आते हैं उसके अंदर, वो एल्गोरिदम्स वाला सब्जेक्ट होता है डाटा स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। होती लैंग्वेज C++ ही है उसके अंदर, ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ ये होता है कि जो एडवांस एल्गोरिदम्स होते हैं ना, जिसमें आपके पास DSA होता है, फिर उसमें सर्चिंग सॉर्टिंग, ये सर्चिंग सॉर्टिंग तो बिल्कुल शुरू में आएगी, बाकी सारे एल्गोरिदम्स आएंगे उसमें डाटा स्ट्रक्चर्स में, ठीक, ठीक ठीक है है। मैम। हाँ जी ठीक है जी, वाइंड अप कर रही हूँ क्लास, कोई अल्लाह मसला हो तो हाफिज। पूछ लें, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, ठीक। ये मैम